नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रतिला और आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो हमारे होते थे उनका सेट 2। तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये जो हमारा सेट होने वाला है इसमें सारे के सारे वही क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रखे हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि उत्तराखंड में या फिर बाकी जो अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम भी होते हैं, चाहे एसएससी के लगा लो आप, या किसी भी दूसरे स्टेट के या उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है, पुराने क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो एक अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो 100 नंबर में से 6-7 क्वेश्चन लगभग रिपीट होते रहते हैं। तो इन प्रैक्टिस सेट को करने के बाद दो चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी। एक तो हमको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा हमें ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, ताकि अगर वो आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हमारे वो क्वेश्चन गलत ना हो। ये हमारा दूसरा सेट होने वाला है। इससे पहले मैं एक सेट जीएस का करवा चुका हूँ, उसमें भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर थे, और एक सेट हिंदी का, उसमें भी पीवाईक्यूज़ थे। ठीक है, तो यदि आप लोगों में से जिसने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो यहाँ पर उसका लिंक आ जाएगा, तो आप उसको बाद में देख लेना इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, चाय का लाल किट्टा रोग है। ऑप्शन ए है कवक रोग, ऑप्शन बी है शैवाल रोग, ऑप्शन सी है जीवाणु रोग, और ऑप्शन डी है विषाणु रोग। तो दोस्तों, जो ये चाय का किट्टा रोग है ये इसमें से शैवाल रोग है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ये कौन सा रोग हो जाएगा, ये शैवाल रोग हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो रोग है कौन सा, लाल किट्टा रोग, ये किस में होता है, ये चाय में होता है। ठीक है, एक इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना। हो सकता है वो अगली बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले कि लाल किट्टा रोग निम्नलिखित में से किस में होता है, ऑप्शन दे दे केला, सेब, चाय, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो लाल किट्टा रोग किस में होता है, चाय में होता है, और दूसरा किसकी वजह से होता है, तो ये शैवाल की वजह से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए को देख लेते हैं, कवक रोग। तो कवक द्वारा कौन सा रोग होता है, कवक द्वारा एक फेमस रोग है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पनामा रोग। ये एक बार पेपर में आ रखा है। ठीक है, क्या है ये, पनामा रोग। और ये जो पनामा रोग होता है ना, ये किस में होता है, ये होता है आपका केले में। ठीक है, तो ये जो पनामा रोग होता है कौन सा, ये वाला, तो ये केले में होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना। और ये क्वेश्चन भी एक बार पेपर में आ चुका है इससे पहले। अच्छा, आपको इससे एक और चीज़ ध्यान रख लेनी है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है आपका। ठीक है, ये है आपका त्रिची में। ठीक है, ये त्रिची कहाँ पड़ता है, त्रिची पड़ता है आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, त्रिची, तमिलनाडु में हो जाएगा। अन्य रोगों की बात करें तो जीवाणु से भी एक काफ़ी फेमस रोग होता है। ठीक है, किससे, जीवाणु से। तो उस जीवाणु से जो फेमस रोग होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्ट्रेस कैंकर। ठीक है, स्ट्रेस कैंकर भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये जो स्ट्रेस कैंकर रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, ये जीवाणु की वजह से होता है। और ये किस में होता है, ये होता है आपका जो नींबू परिवार के पौधे होते हैं ना, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस तरीके से। तो जो नींबू परिवार के पौधे होते हैं उनमें होता है स्ट्रेस कैंकर, और ये भी एक बार पेपर में आ रखा है। दोस्तों, इसके अलावा कवक से एक दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग और होते हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। कवक से जो रोग होता है, एक होता है सेब में, उसका नाम है एप्पल स्क्रैब। ठीक है, एप्पल स्क्रैब। तो एप्पल स्क्रैब रोग किस में होता है, ये होता है एप्पल में। ठीक है, तो एप्पल यहाँ पे आ ही रहा है तो एप्पल में हो जाएगा, और ये किसकी वजह से होता है, ये कवक की वजह से होता है। अच्छा, ध्यान रख लेना कि जो ये एप्पल है ना, जो ये सेब है, इसको क्या बोला जाता है, इसको शीतोष्ण फलों का राजा भी बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या होता है, ये फॉल्स फ्रूट होता है। ठीक है, फॉल्स, FRUIT, तो ये होता है फॉल्स फ्रूट। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन ना पेपर में आ रहे हैं। तो जैसे कि उसने पुलिस में क्या पूछा था कि उसने ये पूछा था कि गेहूं निम्नलिखित में से क्या है, फल है, बीज है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना कि अगर पेपर में आता है कि सेब क्या है, एप्पल क्या है, ये फॉल्स फ्रूट है, जिस हिंदी में इसको बोलेंगे हम झूठा फल। इसके अलावा एप्पल से एक और चीज़ें याद रखना कि उत्तराखंड में एप्पल मतलब सेब के उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान हो जाएगा उत्तराखंड का। और पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है किसका, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, JNK का है। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान HP का है। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घिचपिच हो गई थी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो सेब उत्पादन है ना, उत्पादन में पहला स्थान किसका हो जाएगा, JNK का। ठीक है,
और हमारा उत्तराखंड का कितना है, ये तीसरा स्थान है इसका, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। सेब उत्पादन में हमने भारत में तो बता दिया, पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर है, लेकिन दुनिया में कौन सा है पहले नंबर पे? दुनिया में चीन है, ठीक है। चीन दुनिया में सेब उत्पादन में पहले नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश को एक नाम बोला जाता है, ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि सेब का कटोरा जिसे बोल सकते हैं हम। जैसे बोलते हैं ना कि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि चीनी का कटोरा जैसे क्यूबा को बोलते हैं, तो वैसे ही सेब का कटोरा किसे कहते हैं? एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ये हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी चीज़ें ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो केला का उत्पादन होता है वो भारत में होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना। और राष्ट्रीय अनुसंधान केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो त्रिची में है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना डाटा हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? क्या पूछा? यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रख लेना कि ये क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है मच्छर जनित रोग कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है फाइलेरिया, ठीक है, ये मच्छर जनित रोग है, बिल्कुल है। ऑप्शन सी है मलेरिया, मलेरिया भी होता है मच्छर से, और डेंगू बुखार भी होता है। तो दोस्तों जिसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा निंद्रा रोग। तो ऑप्शन बी निंद्रा रोग जो है वो मच्छर की वजह से नहीं होता है, बल्कि में ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका किसकी वजह से? मक्खी की वजह से, ठीक है। तो निंद्रा रोग, इसे स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ये होता है मक्खी की वजह से। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है, किसकी पूछा है आपने? ये ध्यान रख लेना, ये पूछा है इसने यहाँ पे पेट्रोल की। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता निर्भर करती है, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका क्या? इसका हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या पर दोस्तों क्या करती है? पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है, ठीक। अच्छा सुनो, अगर इसी क्वेश्चन में पेट्रोल की जगह क्या लिखता? वो पेट्रोल की जगह वो डीजल लिखता, ठीक है, और बोलता सेम क्वेश्चन होता है कि डीजल की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो तब इसका आंसर क्या हो जाता? तब इसका आंसर हो जाता आपका C10 संख्या पे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि अगर पेट्रोल की गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है ये पूछेगा तो ऑक्टेन हो जाएगा, और अगर डीजल की पूछेगा तो ये C10 हो जाएगा। तो कैसे याद करना है इसको? देखो CD होता है ना, C के बाद D आता है। अगर आप कन्फ्यूज़न होंगे ना कभी, देखो डीजल आ गया तो आप बोलेंगे यार ऑक्टेन था या C10 था, याद नहीं आ रहा, तो देखो CD के पास में होता है, तो ये तो मतलब C10 संख्या किस पे निर्भर करती है? D फॉर डीजल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा GSLV Mark 3, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाल कॉलर श्रमिक किससे संबंधित होते हैं? तो दोस्तों जो लाल कॉलर श्रमिक संबंधित होते हैं ये होते हैं आपका, इसके अलावा एक आता है क्या? वाइट कॉलर जॉब, ठीक है, क्या आता है? एक वाइट कॉलर जॉब, वाइट COLLER, वाइट कॉलर जॉब। तो जो ये वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, ये बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र में काम करने वाले, ठीक है। तो इनमें ऐसे लोग आते हैं जो ऑफिस वगैरह में बैठकर काम करते हैं, या जो मैनेजमेंट वाले होते हैं जिनकी सैलरी वैलरी बहुत हाई होती है। तो वाइट कॉलर जॉब अगर आएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। अच्छा, अक्सर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत की जो GDP है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है, और इसी तरीके से उत्तराखंड की GDP में भी किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। तो यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा कि देखो अगर द्वितीयक क्षेत्र आ जाएगा तो द्वितीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान किसकी GDP में है? तो ये है हमारी उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड की GDP में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये है द्वितीयक क्षेत्र का। हालांकि आने वाले हो सकता है कि 4-5 सालों में ये जो द्वितीयक क्षेत्र है इसको तृतीयक क्षेत्र ओवरकम कर दे, लेकिन फिलहाल जो है वो है द्वितीयक क्षेत्र। अगर हम भारत की बात करें कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो भारत में किसका हो जाएगा? भारत में ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि सर्वाधिक योगदान के मामले में अगर वो पूछेगा GDP में, और अगर भारत पूछेगा तो तृतीयक क्षेत्र आएगा, और अगर उत्तराखंड पूछेगा तो द्वितीयक क्षेत्र आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन ना, उत्तराखंड वाला क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आ रखा था दिसंबर में, आप लोगों को ध्यान होगा अगर जिसने दिया होगा तो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि जो तृतीयक क्षेत्र है वो उत्तराखंड से भी रिलेटेड है, लेकिन किस वे में ये रिलेटेड है? देखो जब से उत्तराखंड बना है ना, तब से क्या हुआ कि जब भी हमारी आर्थिक सर्वे निकलता है, बजट वगैरह वो सब होता है हर साल का, मतलब जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि तृतीयक क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है ना जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या हो रहा है? लगातार वृद्धि हो रही है। कब से? जब से उत्तराखंड बना है। तो अगर प्रश्न ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा क्षेत्र है उत्तराखंड में जिसमें राज्य बनने के बाद लगातार वृद्धि हो रही है, तो उसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र।
क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य देश पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में। तो यहाँ पे इन चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया करो, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड्स हैं। तो वैसे देखा जाए इसका आंसर डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ये तो ओपेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ओपेक है क्या? ओपेक क्या है कि दुनिया में जितने भी महत्वपूर्ण देश है जो तेल का निर्यात करते हैं या तेल का उत्पादन करते हैं, उन देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना होती है 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में। तो इसमें जो संस्थापक देश हैं इसके, जो इसकी स्थापना करते हैं, वो 5 देश होते हैं। कौन कौन से देश हैं उनमें एक ईरान हो गया, ठीक है, एक इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, और एक और कौन सा है जो पांचवा बच गया, वो हो गया वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है कर्नाटक को। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में है बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलोर कहाँ पे स्थित है? ये है कर्नाटक में। और बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं सिटी की बात करूँ, किसकी? सिलिकॉन सिटी की बात करूँ, तो ये किसको बोलते हैं? ये बेंगलोर को बोलते हैं। और सिलिकॉन स्टेट कौन सा हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश? यहाँ पे देश नहीं, यहाँ पे राज्य होगा, ठीक है। तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है आपके पास वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा आपका असम, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? वो असम हो गया। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर पर चाय का उत्पादन जो करता है वो करता है वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। तो ये कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कहाँ बनाए जाते हैं। तो पहला है चितरंजन में, दूसरा है ऑप्शन मंडुआडीह में, तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर में, और चौथा है पेरम्बूर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा मंडुआडीह में, ठीक है। तो जो मंडुआडीह है, तो ये जो मंडुआडीह आपका कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका वाराणसी, मतलब यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं? यहाँ पे तो आपका क्या बन जाएगा? डीजल रेल इंजन बनाए जाएंगे। अब इसके अलावा आता है चितरंजन। तो चितरंजन में क्या होता है? इसमें बनते हैं विद्युत इंजन, ठीक है, विद्युत इंजन। तो ये कहाँ बनेंगे? चितरंजन में। उसके अलावा आता है तीसरा ऑप्शन जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में क्या बनेंगे? इसमें बनते हैं क्या? भाप इंजन। तो यहाँ पे ये जो जगह के नाम है इनमें फैक्ट्री हैं, ठीक है, अलग अलग फैक्ट्री हैं। तो जमशेदपुर में जो फैक्ट्री है इसमें भाप इंजन बनते हैं। और लास्ट में क्या बचा? ये बचा पेरम्बूर। तो पेरम्बूर में क्या बनता है? पेरम्बूर में रेल कोच बनते हैं, ठीक है, रेल के मतलब डब्बे, रेल के डब्बे बनते हैं इसमें। किसमें? रेल के जो डब्बे होते हैं वो बनते हैं आपका पेरम्बूर में। तो यहाँ से इतनी चीज़ों को ध्यान में रख लेना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 24 जो है वो क्या है? वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आइए बाकी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शंस ए है 17। तो अनुच्छेद जो 17 है ये क्या है? ये बोलता है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, मतलब छुआछूत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बोलता है। अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 आपका बोलता है मानव का जो बलात्श्रम या फिर मानव का जो दुर्व्यापार वगैरह है, व्यापार वगैरह, उसमें प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर 24 मैंने अभी आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर जो 28 है, ये वाला 28, इसमें बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 28 किससे संबंधित है? कि जो सरकारी जो विद्यालय वगैरह है या सरकारी जो संस्थान है, जो मतलब पूर्ण रूप से सरकारी है, उनमें धार्मिक शिक्षा वगैरह नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? का आंसर सबको पता होगा कि अनुच्छेद 19 जो है, कौन सा? अनुच्छेद 19 का ए हो जाएगा ये। तो अनुच्छेद 19 ए का भी बल्कि में क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद ए का फर्स्ट जो है ये क्या है? ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके अलावा अन्य ऑप्शनों को देखते हैं। अनुच्छेद 21 है, किससे संबंधित? ये है जीवन, प्राण, मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद 20 है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? यह है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करता है? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक एससी सीट है लोकसभा में। आप इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से समझ सकते हो कि भारत में जो है वो सर्वाधिक
एसटी यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में मिलती है? तो ये आपको पता है, दो राज्य हैं इसका, ठीक है। एक तो मिजोरम हो जाएगा और एक तो मध्य प्रदेश है। देखो क्वेश्चन ना हमेशा ढंग से पढ़ा करो। अभी मैंने दो ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एसटी यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो तब तो आंसर हो जाएगा आपका कहाँ, मिजोरम में। लेकिन अगर वो ये बोलेगा कि संख्या में, मतलब नंबर्स में 1 2 3 4 अगर ऐसे गिरे तो टोटल नंबर्स में, या फिर अगर वो नॉर्मल बोले, अगर वो प्रतिशत ना बोले, या तो अगर वो बोले कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में। तो इसीलिए इसका आंसर भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छा, अगर ये ऐसा पूछता कि निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जहाँ से लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं, तो ये तब आंसर हो जाता आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, अगर वो नॉर्मल पूछ लेता। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ठीक है। आपको पता होगा कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ऑप्शन ए हो गया राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन बी हो गया प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन सी हो गया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, और ऑप्शन डी हो गया आपका क्या, ये हो गया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो जब लोकसभा को भंग करना हो ना, तो ये ध्यान रख लो कि लोकसभा को भंग कौन करता है। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे भंग हो रहा है। देखो 3-4 चीज़ें होती हैं, एक होता है सत्रावसान, एक होता है स्थगन, और एक होता है भंग करना, ठीक है। तो भंग कौन करता है, भंग करता है राष्ट्रपति, लेकिन ध्यान रख लेना अपनी मर्जी से नहीं करेगा, ये करेगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला डी वाला, ठीक है, कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है किसको, लोकसभा को भंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन है जो राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा, वो हुआ था हमारा 1956 में। और 1956 में आपको पता है कि उस साल क्या हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया था, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था वो 1956 में आया था, और किस संविधान संशोधन के तहत आया था, वो आया था 7वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद मतलब इस संविधान संशोधन में ये बोला गया था कि जो लोकसभा के जो सदस्य संख्या है, उनकी सदस्य संख्या 520 फिक्स कर दी गई थी। इसके बाद होता है 31वां संविधान संशोधन, और ये होता है आपका 1973 में। ये संविधान संशोधन हुआ तो इसमें ये बोला गया कि जो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 545 फिक्स कर दी गई है, ठीक है। नंबर 15 है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी विघटन द्वारा, और ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। तो देखो संसद होती है, ठीक है, तो संसद के कितने भाग होते हैं, तो ये होते हैं 3, ठीक है। पहला कौन होता है, पहला होता है लोकसभा, दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा कौन होता है, तीसरा होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। तो संसद के 3 भाग होते हैं। इसमें से जो राज्यसभा जो होती है ना, ये क्या होता है, इसको ना कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं हम, तो कभी भंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोकसभा है, लोकसभा को हम क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो बैठक वगैरह है वो राज्यसभा की भी समाप्त होती है और लोकसभा की भी समाप्त होती है, लेकिन अगर भंग की बात आएगी तो भंग हम सिर्फ लोकसभा को कर सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा को नहीं कर सकते हैं। अब जो लोकसभा की जो बैठक है, ठीक है, इस बैठक को जो समाप्त किया जाता है वो किया जाता है 3 तरीकों से। एक किया जाता है स्थगन के द्वारा, एक सत्रावसान के द्वारा, और एक विघटन के द्वारा। आपको ये ध्यान रख लेना है कि एक होता है लोकसभा, ठीक है, स्पीकर, और एक होता है प्रेसिडेंट। तो इन दोनों के पास पावर होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये जो तीनों चीज़ें बताई ना, इनमें से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कभी भी नोटिस करना कि अगर क्या आ जाएगा कि सत्रावसान आएगा, तो सत्रावसान कौन करेगा, ठीक है, सत्रावसान करेगा प्रेसिडेंट, और अगर विघटन आएगा लोकसभा का तो वो भी करेगा प्रेसिडेंट। लेकिन अगर स्थगन आएगा, ठीक है, कि लोकसभा की बैठक को स्थगित कर दिया गया है, ये करेगा लोकसभा स्पीकर। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे आज के सेट 2 के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है ना तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।